हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लेकर के आए हैं सीबीएसई क्लास 11 का ज्योग्राफी को, जिसमें आज का चैप्टर है 13 महासागरीय जल। चैप्टर का टॉपिक है महासागरीय जल। तो आज हम लोग इस चैप्टर्स में देखेंगे, जल के बारे में समझेंगे, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर में जो क्वेश्चन आंसर है उसको हम लोग देखेंगे। तो उससे पहले थोड़ा जान लेते हैं कि महासागरीय जल क्या है और जल क्या है, जल कैसे हमें प्राप्त होता है। तो जल के बिना हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। कहा जाता है कि जल ही जीवन है। जल पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्रकार के जीवों के लिए आवश्यक घटक है। पृथ्वी के जीव सौभाग्यशाली हैं कि यह एक जलीय ग्रह है। पृथ्वी क्या है? एक जलीय ग्रह है। तो पृथ्वी के पर जितने भी रहने वाले जीव हैं वो सभी भाग्यशाली है, सौभाग्यशाली हैं हम कह सकते हैं, क्योंकि और जितने भी सौर मंडल है, पूरे सौर मंडल में कहीं भी जल नहीं है, सिर्फ पृथ्वी पर ही जल है। तो हम लोगों का अस्तित्व ही नहीं होता अगर जल नहीं होता। तो जल हमारे सौर मंडल का दुर्लभ पदार्थ है। सूर्य अथवा सौर मंडल में कहीं भी जल नहीं है। सौभाग्य से पृथ्वी के धरातल पर जल की प्रचुर मात्रा में आपूर्ति है, और यही कारण है कि पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है। तो जल हमें कैसे प्राप्त होता है? तो जल का चक्र होता है। तो जल एक चक्रीय संसाधन है जिसका प्रयोग एवं पुनः प्रयोग किया जा सकता है। चक्रीय संसाधन है जल, जिसको हम प्रयोग करके पुनः प्रयोग कर सकते हैं। जल एक चक्र के रूप में महासागर से धरातल और धरातल से महासागर तक पहुंचता है। तो जलीय चक्र पृथ्वी पर, इसके नीचे, पृथ्वी के ऊपर पृथ्वी पर, इसके नीचे और पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल में जल के संचलन की व्याख्या करता है। जलीय चक्र करोड़ों वर्षों से कार्यरत है और पृथ्वी पर सभी प्रकार का जीवन इसी पर निर्भर है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। वायु के बाद दूसरे नंबर पर जल ही ऐसा चीज है जिससे जीवन का अस्तित्व बना हुआ है। तो जल पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे आवश्यक तत्व है। पृथ्वी पर जल का वितरण असमान है। बहुत से क्षेत्रों में जल की प्रचुरता है, जबकि बहुत से क्षेत्रों में यह सीमित मात्रा में उपलब्ध है। तो जलीय चक्र पृथ्वी के जलमंडल में विभिन्न रूपों में मौजूद है, जैसे गैस के रूप में, तरल, ठोस के रूप में जल का परिसंचरण है। इसका संबंध महासागरों, वायुमंडल, भूपृष्ठ, आधा स्थल और जीवों के बीच जल के सतत आदान प्रदान से भी है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का लगभग 71% यानी 71% भाग महासागर में पाया जाता है। शेष जल ताजे जल के रूप में हिमानियों और हिमटोपी, भूमिगत जल, झीलों, मृदा में, मिट्टी के अंदर, मृदा में भी आर्द्रता, वायुमंडल, सरिताओं और जीवों में संग्रहित है। धरातल पर गिरने वाले जल का लगभग 59% भाग, 59% भाग महासागर में एवं अन्य स्थानों से बाष्पीकरण के द्वारा वायुमंडल में चला जाता है, और शेष भाग धरातल पर बहता है। तो कुछ भूमि में रिस जाता है और कुछ भाग हिम नदी के रूप में ले लेता है। तो इस तरह से जल एक चक्रीय संसाधन है, और इस चक्रीय संसाधन, इस चक्र के द्वारा ही हमें जल पुनः और पुनः प्राप्त होते रहता है। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसमें पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। तो पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल पर कितना प्रतिशत जल है? तो 71%, 71% भाग पर जल तथा केवल 29% भाग पर स्थल है। इसलिए इस ग्रह को, पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट के नाम से जाना जाता है, नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरीय खाइयां अथवा गर्त किसे कहते हैं। तो महासागरीय नीतल पर स्थित तीव्र ढाल वाले लंबे, पतले और गहरे अवनमन को खाई या गर्त कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व के सबसे गहरे गर्त का नाम गहराई बताइए। तो सबसे विश्व में सबसे गहरा गर्त है मेरियाना गर्त। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि सबसे गहरा गर्त का नाम बताइए। तो मेरियाना गर्त है सबसे गहरा विश्व का। इसकी लंबाई 11 किलोमीटर से भी अधिक है। सॉरी, इसकी गहराई, लंबाई नहीं गहराई। मेरियाना गर्त की गहराई 11 किलोमीटर से भी अधिक है। विश्व का सबसे गहरा गर्त है मेरियाना गर्त, सबसे गहरा विश्व का। तो इसका नाम है मेरियाना गर्त, जो विश्व का सबसे गहरा गर्त है, लगभग 11 किलोमीटर यह गहरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस आकृति वाले महासागर का नाम बताइए। यह भी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा पूछे जाता है, पीजीटी में, टीजीटी में और सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो ये आकृति वाले महासागर का नाम है अंटार्कटिक महासागर। अंटार्कटिक महासागर एस आकृति का है, इसलिए इसका नाम है अंटार्कटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाद्वीपीय सीमांत क्या होता है। महाद्वीपीय सीमांत, समुद्र के नीचे महाद्वीपों वाली बाह्य सीमा को महाद्वीपीय सीमांत कहते हैं। महाद्वीपीय सीमांत किसको कहते हैं? समुद्र के नीचे महाद्वीपों वाली बाह्य सीमा, महाद्वीप वाली जो बाहरी सीमा होता है उसको महाद्वीपीय सीमांत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे गहरी लवणता वाली झील का नाम बताइए। सबसे अधिक लवणता, सबसे अधिक लवणता वान झील हो गया विश्व का, टर्की में है। तो वान झील हो गया 33 पीपीटी इसको बोलते हैं। इस तरह से जो सिंबल है उसको दर्शाया जाता है लवणता को पीपीटी के रूप में। तो वान झील टर्की में है, इसमें सबसे अधिक लवणता पाया जाता है वान झील में 33 पीपीटी, यानी 330 ग्राम प्रति किलोग्राम में। प्रति किलोग्राम में 1000 किलोग्राम में 330 ग्राम लवणता इसमें पाया जाता है वान झील में, जो टर्की में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में सर्वाधिक लवणता वाला सागर, सर्वाधिक लवणता वाला सागर बोल रहा है। सर्वाधिक लवणता वाले झील विश्व में कौन सा झील है? तो वान झील है, टर्की में है। और आप पूछ रहा है सर्वाधिक लवणता वाला सागर, तो मृत सागर है, डेड सी जिसको बोलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको भी हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो मृत सागर, डेड सी 238 पीपीटी है, इसको 238 पीपीटी यह इसमें लवणता है, यानी 1000 प्रति किलोग्राम में, 1000 ग्राम में, यानी प्रति किलोग्राम में 238 ग्राम लवणता पाया जाता है डेड सी में, मृत सागर में। विश्व का सर्वाधिक लवणता वाला यह सागर है मृत सागर, डेड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभिन्न महासागरों में गहरे गर्तों की संख्या बताइए। तो सबसे ज़्यादा गर्त, सबसे गहरा गर्त की संख्या है प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर, विभिन्न महासागरों में गहरे गर्तों की संख्या, तो सबसे ज़्यादा गर्त प्रशांत महासागर में पाया जाता है, लगभग 32 गर्त है। अंटार्कटिक महासागर में 19 और हिंद महासागर में 6। तो सबसे ज़्यादा प्रशांत महासागर में गर्त पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब है 5 अंक वाले क्वेश्चन, सॉरी 5 अंक वाला नहीं, 3 अंक वाले क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है 3 अंक वाला में, महासागरीय जल की लवणता क्या है? सैलिनिटी क्या है? तो लवणता जो है, समुद्र का जल खारा होता है और ऐसा उसमें उपस्थित लवणता के कारण होता है। समुद्र का जल खारा क्यों होता है? इसलिए होता है कि उसमें जो लवणता पाया जाता है, सैलिनिटी पाया जाता है, उसी के कारण समुद्र का जल खारा होता है। लवणता शब्दावली का प्रयोग समुद्री परिभाषित करने के लिए किया जाता है। इसका परिकलन 1000 ग्राम यानी 1 किलोग्राम में समुद्री जल में, 1 किलोग्राम समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा जितना भी होगा उसी के अनुसार उसको लवणता को व्यक्त किया जाएगा। इसे प्राय प्रति 1000 भाग पर पीपीटी के रूप में व्यक्त किया जाता है इसको, लवणता को। तो 1000 भाग पर जितना भी उसमें लवणता पाया जाएगा तो उसको उतना पीपीटी के रूप में व्यक्त किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाद्वीपीय मग्र तट किसे कहते हैं? तो महाद्वीपीय मग्र तट, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो मग्र तट महाद्वीपों के वे भाग है जो समुद्र के डूबे हुए हैं।
महाद्वीपीय मग्न तट कहलाते हैं। इसकी अधिकतम गहराई लगभग 200 मीटर तथा ढलान सामान्य होता है। इसकी ढाल प्रवणता 1 डिग्री या फिर उससे भी कम होती है। इसकी चौड़ाई इसके ढाल पर निर्भर करती है। जिस तरह का ढाल है उस पर इसका चौड़ाई डिपेंड करता है। परिणाम स्वरूप इसकी चौड़ाई कुछ किलोमीटर से लेकर के 1000 किलोमीटर तक हो सकती है। इसका परिणाम यह होता है क्योंकि इसके बाद ढाल पर इसका चौड़ाई जो है डिपेंड करता है, तो इसका परिणाम यह होता है कि चौड़ाई जो है इसकी चौड़ाई कुछ किलोमीटर से लेकर के 1000 किलोमीटर तक भी हो सकती है। फिर भी इसकी औसत चौड़ाई 80 किलोमीटर होती है। महाद्वीपीय शेल्फ तीव्र ढाल पर समाप्त होता है, जिसे शेल्फ अवकाश कहते हैं। महाद्वीपीय शेल्फ जहां पर समाप्त होता है, कहाँ समाप्त होगा? तीव्र ढाल पर समाप्त होता है। तो उसको उस तीव्र ढाल पर जहां पर महाद्वीपीय शेल्फ समाप्त होता है उसको कहते हैं शेल्फ अवकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंभीर सागरीय मैदान किसे कहते हैं? डीप सी प्लेन। तो महासागरीय ढाल समाप्त होते ही ढाल मंद पड़ जाता है। जहां पर महासागरीय ढाल समाप्त होता है वहां पर ढाल मंद पड़ जाता है और गंभीर सागरीय मैदान शुरू हो जाता है, जिसे नीतल मैदान भी कहा जाता है। गंभीर सागरीय मैदान को नीतल मैदान के नाम से भी जाना जाता है। और यह एक विस्तृत समतल क्षेत्र होता है जिसका ढाल 1 अंश से भी कम होता है। तो महासागरों की तली लगभग 40% भाग इन्हीं मैदानों से घिरा हुआ है। ये लगभग सभी महासागरों और बहुत से समुद्रों में उपस्थित है। इनकी गहराई 3000 से 6000 मीटर तक होती है। इनकी गहराई 3000 मीटर से लेकर के 6000 मीटर तक का हो सकती है। तो गंभीर सागरीय मैदान किसको कहते हैं? उसी को गंभीर सागरीय मैदान को नीतल मैदान कहते हैं। डीप सी प्लेन को नीतल मैदान के नाम से भी जाना जाता है। और यह एक विस्तृत समतल क्षेत्र होता है, पूरा समतल होता है, जिसका ढाल 1 अंश से भी कम होता है, बिल्कुल कम होता है इसका ढाल। इसी को बोलते हैं नीतल मैदान या फिर गंभीर सागरीय मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीतल पहाड़ियों से क्या अभिप्राय है? तो नीतल पहाड़ियाँ सी माउंट जिसको बोलेंगे, तो सी माउंट की संख्या में ऐसी पहाड़ियाँ आ जाती है जो समुद्र के जल में डूबी हुई है। जो समुद्र के जल से डूबी हुई है उस तरह का पहाड़ को नीतल पहाड़ कहा जाता है। नीतल सी माउंट कहा जाता है, जिसका शिखर नीतल 1000 मीटर से अधिक ऊपर उठा हो उसे समुद्री पर्वत कहते हैं। समाट शीर्ष वाले पर्वतों को गायाट कहते हैं। और इन सभी आकृतियों का निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा होता है। सबसे अधिक नीतल पहाड़ियाँ प्रशांत महासागर में है और सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी भी प्रशांत महासागर से ही निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलमग्न कैनियन सबमरीन कैनियन क्या है? तो महासागरीय नीतल पर सबमरीन तीव्र ढालों वाली गहरी तथा संकरी घाटियां अथवा गहरे गार्जों और जलमग्न कैनियन कहते हैं। तो ये महाद्वीपीय मग्न ढाल तथा गंभीर सागरीय मैदान पर अधिक पार जाते हैं। तो शेयर तथा बेयर्ड के अनुसार विश्व में 102 कैनियन है। सबसे अधिक कैनियन प्रशांत महासागर में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा कैनियन प्रशांत महासागर में मिलता है। प्रशांत महासागर में सबसे ज़्यादा कैनियन में पाया जाता है। संसार के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन बेरिंग सागर में, सबसे लंबा जलमग्न बेरिंग सागर में प्रिबिलाफ तथा जेमचुंग पाया जाता है। विश्व का सबसे प्रसिद्ध कैनियन हडसन कैनियन है। सबसे प्रसिद्ध कैनियन कौन सा है विश्व का? हडसन कैनियन। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। जो हडसन नदी के मुंह पर, हडसन नदी जो है उसके मुहाने से शुरू होकर के अंटार्कटिक महासागर तक चला जाता है। यह हडसन कैनियन हडसन नदी के मुहाने से शुरू होकर के अंटार्कटिक महासागर तक यह चला जाता है। हडसन कैनियन विश्व का सबसे प्रसिद्ध कैनियन है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाद्वीपीय ढाल क्या है? कॉन्टिनेंटल स्लोप जिसको बोलते हैं। तो महासागरीय बेसिनों तथा महाद्वीपीय निमग्न तट को मध्य स्थित भाग को महाद्वीपीय ढाल कहते हैं। और इसकी प्रवणता 2 डिग्री से 5 डिग्री के मध्य होती है तथा इसकी गहराई 200 से 300 मीटर के बीच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री टीला क्या है? उदाहरण सहित समझाइए। तो समुद्री टीला नुकीले शिखरों वाला एक पर्वत है। समुद्री टीला क्या है? नुकीला शिखर है।
नुकीला शिखर वाला एक पर्वत है जिसको समुद्री टीला कहते हैं। तो जो समुद्र तली से ऊपर की ओर उठता है, समुद्र का तल से ऊपर की ओर उठता है, लेकिन महासागरीय सतह तक नहीं पहुंच पाता है। महासागर का जो सतह है वहां तक नहीं पहुंच पाता है, तो उसी को बोलते हैं समुद्री टीला। इसकी ऊंचाई समुद्र की तली से 3000 मीटर से 4500 मीटर तक हो सकती है समुद्री टीला की ऊंचाई। जैसे एम्परेयर समुद्री टीला है जो प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप समूहों का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री जल में घुले हुए नमक में कौन कौन मुख्य तत्व पाए जाते हैं? तो समुद्री जल में जो महत्वपूर्ण तत्व पाए जाते हैं घुले हुए, तो घुले हुए नमक के रूप में, नमक में कौन कौन सा, जो समुद्र जल का नमक होता है उसमें, खारा जल में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो उसमें क्लोरीन होता है, सोडियम होता है, सल्फेट होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है और बाइकार्बोनेट पाया जाता है समुद्री जल में। क्लोरीन, सोडियम, सल्फेट, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट पाया जाता है। तो एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह से पूछता है, 2-3 को दे देगा, जैसे क्लोरीन, सोडियम, सल्फेट और मैग्नीशियम। तो इसमें से पूछेगा और एक कोई और दूसरा तत्व को दे देगा और बोलेगा कि इसमें से कौन जो है, कौन कौन सा तत्व समुद्री जल में पाए जाते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। अब है 5 अंकों वाले प्रश्न। तो जिसमें पहला क्वेश्चन है, महासागरीय जल की लवणता किन कारकों से प्रभावित होती है तथा लवणता के क्षैतिज वितरण का वर्णन कीजिए। तो विभिन्न स्थानों पर विभिन्न मात्रा में लवणता पाई जाती है। इसको प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं, जैसे स्वच्छ जल की पूर्ति, दूसरा होगा वाष्पीकरण की मात्रा, तीसरा सागरीय धाराएं। तो लवणता का क्षैतिज वितरण, विश्व के विभिन्न सागरों के जल में लवणता का वितरण भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। इसका वर्णन हम कैसे हम बताएंगे कि लवणता जो है अलग अलग जगह पे, भिन्न भिन्न जगह पे भिन्न भिन्न प्रकार का होगा। तो इस प्रकार से होगा क्योंकि कर्क तथा मकर रेखा पर लवणता की मात्रा सबसे अधिक होगी। क्यों होगी सबसे अधिक? इसलिए होगी क्योंकि यहाँ पर कर्क और मकर रेखा पर बाष्पीकरण सबसे ज्यादा होती है। तो जहां पर बाष्पीकरण सबसे ज्यादा होगा वहां पर लवणता अधिक पाया जाता है, क्योंकि बाष्पीकरण शुद्ध जल जो है ऊपर उठ जाता है और बादल बन जाता है, जबकि जितना ज्यादा बाष्पीकरण होगा वहां पर खारे जल की मात्रा बहुत ज्यादा, यानी लवणता बहुत ज्यादा दिखेगा। तो इसलिए कर्क और मकर रेखा पर लवणता की मात्रा सबसे अधिक होती है। और दूसरा पॉइंट यह है, तो ये भी एक कारण है कि भिन्न भिन्न प्रकार के जगह पे भिन्न प्रकार की लवणता पाई जाती है। और दूसरा है, भूमध्य रेखा के निकट लवणता की मात्रा कम होती है। तो भूमध्य रेखा पर लवणता की मात्रा कम होने की क्या कारण है? तो ये कारण है कि भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है। तो सबसे ज्यादा वर्षा होने के कारण समुद्र में शुद्ध पानी जो है बादल से ज्यादा जाएगा, पानी की मात्रा, और नदी से भी समुद्र में बह करके पानी आएगी तो पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा रहेगा, तो इसमें लवणता कम होता है, यही कारण है। तो ये भी देखा गया है कि भिन्न भिन्न प्रकार के, यानी भूमध्य रेखा पर कम रहेगा, कर्क और मकर रेखा पर सबसे ज़्यादा लवणता पाई जाती है। अब ध्रुवों पर देखते हैं, तो ध्रुवों के समीप लवणता की मात्रा कम होती है। क्यों कम होती है ध्रुवों पर? इसलिए कम होती है कि ध्रुव पर ठंडा होता है, तो जहाँ पर ठंडा होगा, ठंडा जल होगा, वहाँ पर बाष्पीकरण कम होगा, और बाष्पीकरण कम होने के कारण लवणता की मात्रा कम होगी। और नेक्स्ट पॉइंट है, हिंद महासागर में औसत लवणता की मात्रा कम पाई जाती है। तो ये जो सारे पॉइंट हैं, ये पॉइंट जो है वर्णन करता है कि विश्व के विभिन्न सागरों में जल की लवणता का वितरण भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरों के तापमान वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। तो पृथ्वी पर उपस्थित अन्य सभी वस्तुओं की भांति महासागरीय जल को ऊष्मा सूर्य से ही प्राप्त होता है। महासागर जल को, जैसे जिस प्रकार से सभी जगह, सभी वस्तुओं को, सभी जीवों को, सभी जंतुओं को सूर्य से ही ऊष्मा प्राप्त होता है, उसी तरह से महासागरीय जल को भी ऊष्मा सूर्य से ही प्राप्त होती है। तो समुद्र का जल सौर विकिरण से ऊष्मा प्राप्त करके गर्म होता है, जिससे उसका तापमान बढ़ता है। समुद्री जल का तापमान एक सा नहीं रहता है, यह समय तथा स्थान के अनुसार बदलता रहता है। समुद्री जल का तापमान भी समय के अनुसार और स्थान के अनुसार बदलते रहता है। तो महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित
कैसे करता है और प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है, उसको आइए जानते हैं विस्तार से। तो महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करने वाले पहला कारक है अक्षांश, लैटिट्यूड जिसको बोलते हैं। दूसरा है प्रचलित पवने, तीसरा है महासागरीय धाराएं, चौथा है समीपवर्ती स्थलखंडों का प्रभाव, पांचवा है लवणता और छठा है प्लावी हिमखंड तथा प्लावी हिमशैल। ये सब जो कारक है अक्षांश, प्रचलित पवने, महासागरीय धाराएं, समवर्ती स्थलखंडों का प्रभाव, लवणता, प्लावी हिमखंड तथा प्लावी हिमशैल, ये सब सारे कारक महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करने वाले कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र से नीचे जाने पर तापमान की किन परतों का सामना करेंगे। जैसे जैसे हम समुद्र के नीचे जाएंगे तो तापमान को किस प्रकार का तापमान का हम सामना करेंगे, गहराई के साथ तापमान में भिन्नता क्यों आती है, क्या कारण है कि जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं तो तापमान में भी भिन्नता देखने को मिलता है। तो समुद्र में हजारों प्रकार के जीव जंतु और अन्य तत्व समाहित होते हैं उसमें, जो कि समुद्री तापमान के द्वारा प्रभावित होते हैं। समुद्र के अंदर जितने भी जीव जंतु हैं या फिर जितने भी तत्व होते हैं वो सब के सब समुद्री तापमान के द्वारा ही प्रभावित होते रहते हैं। तो जैसे जैसे हम समुद्र की गहराई की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे समुद्री तापमान में भी भिन्नता आती रहती है। तो समुद्र में नीचे जाने पर जो परत होगा उसमें सामान्य होता है, जो जैसे प्रथम स्तर का परत जो फर्स्ट लेयर रहेगा, फर्स्ट लेवल रहेगा, परत फर्स्ट लेवल रहेगा, उसमें यह महासागरीय जल को सबसे ऊपरी गर्म स्तर प्रदर्शित करता है। इसकी मोटाई लगभग 500 मीटर तक होगा। यहाँ तापमान 20 डिग्री से 25 डिग्री के मध्य रहेगा फर्स्ट लेयर में, फर्स्ट लेवल में। और सेकंड लेवल में द्वितीय स्तर जिसको बोलेंगे यह थर्मोक्लाइन तथा ताप प्रवणता कहलाता है। इसकी विशेषता गहराई बढ़ने के साथ तीव्र गति से तापमान का घटना, और इसकी मोटाई लगभग 500 से 1000 मीटर तक होती है सेकंड लेवल का। और थर्ड लेवल में तृतीय स्तर में यह स्तर बहुत अधिक ठंडा होगा। जैसे जैसे हम समुद्र के नीचे जाते हैं तो ठंडा मिल रहा है, तापमान में गिरावट हो रहा है तथा गंभीर सागरीय तली तक विस्तृत होता है। तो आर्कटिक और अंटार्कटिक वृत्तों में सतही जल का तापमान 0 डिग्री से 0 डिग्री के निकट होता है। यहाँ ठंडे पानी की केवल एक ही परत पाई जाती है जो सतह से गंभीर महासागरीय मैदान तक विस्तृत होती है। इसमें ऊष्मा सीधे सूर्य से प्राप्त होती है और संचलन द्वारा निचले भागों को प्राप्त होती है। तो महासागरों के सतही लवणता का वितरण दिया हुआ है इसमें। ये विषुवत रेखा, कर्क रेखा और ये मकर रेखा हो गया। मकर रेखा विषुवत रेखा के साउथ में होगा और कर्क रेखा विषुवत रेखा से नॉर्थ। तो महासागरों की सतही लवणता का वितरण और ये तापमान है। तो महासागरों की सतह के तापमान का स्थानीय प्रतिरूप होता है। अलग अलग जगह पर अलग अलग जो लेवल होगा उसमें अलग अलग डिफरेंस तापमान भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल चक्र क्या है, चित्र सहित समझाएं। तो जल चक्र हम लोग फर्स्ट में ही चर्चा किए थे। जल चक्र क्या है, जल चक्र से हमें पुनः और पुनः जल प्राप्त होता है। तो जल चक्र करोड़ों वर्षों से पृथ्वी पर कार्यरत एक चक्र है। इसमें जल अपनी अवस्थाओं और स्थान निरंतर बदलते रहता है और चक्र के रूप में महासागर से धरातल पर और धरातल से वापस महासागर में पहुंचता है। तो इसी को ही तो जल चक्र कहा जाता है। तो महासागरों के तल से जल का वाष्पीकरण होता है महासागर के तल से, जिससे बादलों का निर्माण होता है और वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर धरती पर वर्षा के रूप में वापस आती है और यही जल नदियों के रास्ते वापस महासागर में पहुंच जाती है। तो जल के इसी चक्र को जल चक्र कहा जाता है। जल महासागर से बादल बनता है वाष्पीकरण होकर के, और वाष्पीकरण के बाद फिर पुनः धरातल पर वापस आता है और धरातल पर से फिर नदी के जरिए फिर महासागर में पहुंचता है और फिर महासागर से वाष्पीकरण होकर के बादल बनेगा। तो इस तरह से प्रक्रिया चलते रहती है हमेशा। तो इसी को जल चक्र कहा जाता है। जल चक्र का
मैप है। अर्ध वायु संचरण होकर के, देखिए यहाँ बादल बनता है, बाष्पीकरण होकर के समुद्र से गर्म पानी होकर के, और फिर पुनः बारिश होता है, वर्षा होकर के, फिर पुनः पृथ्वी पर जल, पृथ्वी को जल प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरीय जल की लवणता किन कारकों से प्रभावित होती है? महासागरीय जल की लवणता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? तो और इसका और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लवणता के क्षैतिज वितरण का वर्णन कीजिए। तो विभिन्न स्थानों पर विभिन्न मात्रा में लवणता पाई जाती है, जैसा कि हम लोगों ने ऊपर में ही पढ़ा। तो इसको प्रभावित करने वाले जो कारक है वो, उसमें से पहला कारक है जल की आपूर्ति। तो ठंडे जल में गर्म जल की अपेक्षा कम लवणता पाई जाती है। जैसे पोल पे, नॉर्थ पोल और साउथ पे कम लवणता पाई जाती है, क्योंकि वहाँ का जल बहुत ठंडा होता है और ठंडे जल के कारण वहाँ बाष्पीकरण कम होता है, जिसके चलते लवणता बहुत कम पाया जाता है। तो नदियों को मुहाने पर भी लवणता कम मिलती है। बाष्पीकरण की मात्रा, दूसरा है बाष्पीकरण की मात्रा। तो ध्रुवों पर उच्च अक्षांशों पर कम, जबकि कर्क और मकर वृत्त पर अधिक बाष्पीकरण होता है। तो कर्क और मकर वृत्त पर अधिक बाष्पीकरण के कारण सबसे ज्यादा लवणता वहां पर पाया जाता है। और तीसरा है महासागरीय धाराएं। तो ठंडी धाराओं में लवणता कम तथा गर्म धाराओं में अधिक पाई जाती है लवणता। और लवणता का क्षैतिज वितरण क्या है? तो विश्व के विभिन्न सागरों के जल में लवणता का वितरण भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। इसका वर्णन इस प्रकार से है, जैसे खुले सागरों की लवणता। तो कर्क तथा मकर रेखा पर लवणता की मात्रा सबसे अधिक होती है। इसका कारण हम लोग पहले भी पढ़े कि बाष्पीकरण की अधिकता के कारण यह होता है लवणता सबसे ज्यादा कर्क और मकर रेखा पर, क्योंकि बाष्पीकरण सबसे अधिक यहाँ पर होता है, इसलिए लवणता भी यहाँ पर सबसे ज्यादा होगा। और दूसरा है कि वर्षा अधिक होने के कारण भूमध्य रेखा के निकट लवणता की मात्रा कम होगी, क्योंकि यहाँ पर वर्षा अधिक होती है। तो वर्षा अधिक होने के कारण भूमध्य रेखा के निकट लवणता की मात्रा कम होगी, जबकि कर्क और मकर रेखा पर बाष्पीकरण सबसे ज्यादा होने के कारण लवणता की मात्रा ज्यादा होगी। और ध्रुवों के समीप लवणता की मात्रा कम पाई जाती है, क्योंकि बर्फ के समुद्र में मिलने के कारण यहाँ पर बाष्पीकरण कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरों के तापमान वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। तो वह कारक के व्याख्या करने बोल रहा है जो महासागर को तापमान को प्रभावित करते हैं। तो पृथ्वी पर उपस्थित अन्य सभी वस्तुओं की भांति महासागरीय जल को ऊष्मा सूर्य से ही प्राप्त होता है। सौर विकिरण से ऊष्मा प्राप्त करके गर्म होता है, जिससे उसका तापमान बढ़ता है। समुद्री जल का तापमान सदा एक सा नहीं रहता है, यह समय तथा स्थान के अनुसार बदलते रहता है। तो महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करने वाले कारकों को विस्तार से हम अध्ययन करेंगे। तो जिसमें पहला है अक्षांश, दूसरा है प्रचलित पवनें, तीसरा है महासागरीय धाराएं, चौथा है समवर्ती स्थलखंडों का प्रभाव, पांचवा है लवणता और छठा है प्लावी हिमखंड तथा प्लावी हिमशैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र से नीचे जाने पर तापमान की किन परतों का सामना करेंगे? गहराई के साथ तापमान में भिन्नता क्यों आती है? तो समुद्र में हजारों प्रकार के जीव जंतु और अन्य तत्व समाहित होते हैं, जो कि समुद्री तापमान के द्वारा प्रभावित होते रहते हैं। तो जैसे जैसे हम समुद्र की गहराई की ओर बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे समुद्री तापमान में भिन्नता आती रहती है। तो समुद्र के नीचे जाने पर जो तापमान में परिवर्तन होगा, तो इस प्रकार से होगा। जैसे फर्स्ट लेयर में जो तापमान में परिवर्तन होगा वह यह होगा कि महासागरीय जल का सबसे जो ऊपरी वाला लेयर है, ऊपर वाला जो लेवल है, उसमें गर्म स्थल प्रदर्शित करता है। इसकी मोटाई लगभग 500 मीटर तक है। यहाँ तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है। और सेकंड लेवल में यह थर्मोक्लाइन या फिर ताप प्रवणता कहलाता है, सेकंड लेवल वाला। और इसकी विशेषता गहराई बढ़ने के साथ साथ तीव्र गति से तापमान घटता है। इसकी मोटाई लगभग 500 से 1000 मीटर तक होती है। और थर्ड लेवल में यह स्तर बहुत अधिक ठंडा होता है। थर्ड लेवल का यह गंभीर सागरीय तली तक विस्तृत होता है। अंटार्कटिका वृत्तों में सतही जल का तापमान 0 डिग्री के निकट हो जाता है, इसलिए यहाँ पर बर्फ जम जाता है निचले लेयर में, जो सतह से गंभीर महासागर मैदान तक विस्तृत होती है। और इसमें ऊष्मा सीधे सूर्य से प्राप्त नहीं होती, बल्कि संचलन द्वारा निचले भागों को प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप प्रवणता, थर्मोक्लाइन तथा लवण प्रवणता, हैलोक्लाइन में क्या डिफरेंस है? तो समुद्र में
समुद्र में गहराई के अनुसार तापमान और लवणता के वितरण में ताप का प्रवणता एवं लवण प्रवणता उस स्तर का द्योतक है जहां तापमान व लवणता में तेजी से क्रमशः गिरावट या वृद्धि होती है। तो समुद्र में ये दोनों परतें, जो परत है थर्मोक्लाइन और हेलोक्लाइन, तो ये दोनों परतें 500 से 1000 मीटर की गहराई तक पाई जाती है। ताप प्रवणता परत तेजी से गिरते हुए तापमान को बदलती है, जबकि लवण प्रवणता तेजी से बढ़ती हुई लवणता को दिखलाती है। ताप प्रवणता क्या करती है? ताप प्रवणता परत जो होता है वह तेजी से गिरते हुए तापमान को बदलती है, जबकि लवण प्रवणता तेजी से बढ़ती हुई लवणता को दिखलाती है। तो तापमान और लवणता दोनों ही समुद्री जल के घनत्व को प्रभावित करती है। इससे महासागरीय जल का स्तरीकरण होता है। उच्च घनत्व वाला जल निम्न घनत्व वाले के नीचे चला जाता है। जिसका उच्च घनत्व होगा वह निम्न घनत्व वाले जल के नीचे चला जाएगा तथा महासागरों में जल धाराओं के जन्म का कारण बनता है। तो ये थे इस चैप्टर से महत्वपूर्ण क्वेश्चन, महासागरीय जल चैप्टर से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।